to all of you in a science fair. I am here to teach you biology, the fundamental unit of life, cell, lecture 2. In lecture 1, we have revised the previous topic. We have revised the cell, what is cell, and the working of compound microscope. So today also we will first revise the cell and the working of compound microscope, then we move toward the next topic. Cell is the fundamental unit of life. I told you there are few key points which should be kept in mind. Fundamental unit of life, they all made up of cell, ये सब सेल से बने होते हैं. ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है. वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट मेड आ स्ट्रक्चर. हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है. एंड आर फंक्शनिंग प्रोसेस, हमारा जितना भी फंक्शन है बॉडी का वो इसी सेल से रेगुलेट होता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इन लैटिन इट इज़ नोन एज अ लिटिल रूम. इसको सेल को लैटिन में बोलते हैं अ लिटिल रूम. सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665. He discovered the dead cell in the cork slice. Okay, and after that Robert Leeuwenhoek, who discovered the living cell in the pond water. Then next we have done the activity 5.6 and the working of compound microscope. What we have done, we have done the activity 5.1 in which we have observed the onion peel. When we observe the onion peel in the microscope, we found that the regular pattern, regular little room or a pattern is continuously made, that is known as cell. तो they are asking, ये पूछ रहे हैं कि ये सेल जो है वो एक ही जैसे दिखते हैं या फिर वो अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखते हैं. What are these structure? These structure look similar to each other. क्या वो एक जैसे दिखते हैं? Together they form a big structure of a onion ball. ओके तो उन्होंने सबको मिलके उन्होंने एक अनियन बल बना दिया. आप सबको पता है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी जो बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है और ये सब सेल ज्वाइन टुगेदर होता है और फॉर्म करता है टिश्यू. एंड दिस टिश्यू ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम. तो इसी तरीके से ये सेल भी है अनियन बल्ब का, जो हर सेल मिलकर एक अनियन बल्ब बना रहा है, टिश्यू बना रहा है. These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structures are called cell. और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है. Now we move toward the discovery. अब हम यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनल. उनके ऑर्गेनल में रॉबर्ट हुक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने भी आपको बताया है कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवरर थे. उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था. बट ही डिस्कवर द डेड सेल. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice. किसमें? Cork slice में, with the help of primitive microscope. Primitive means पुराना. ठीक है, उन्होंने अपने खुद के ओल्ड माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप ने इसमें ऑब्ज़र्व किया था. उसके बाद लीवेनहॉक आए थे, रॉबर्ट लीवेनहॉक इन 1674 इन द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. ऑब्वियसली उसके बाद किया था तो वो उससे इम्प्रूव्ड होगा. डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल. लेकिन इन्होंने कैसी सेल डिस्कवर्ड किया था? फ्री लिविंग सेल. किस में? पॉन्ड वाटर में, फॉर द फर्स्ट टाइम. आफ्टर डैट देयर इज़ अ रॉबर्ट ब्राउन. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए थे. उन्होंने ऑर्गेनल
सेल ऑर्गेनल डिस्कवर्ड किया था, दैट इज न्यूक्लियस, in 1831. After that, Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म उन्होंने पता किया था कि ये फ्लूइड सब्सटेंस है. सो दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी किया था सेल के बारे में. रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकिंजे जिन्होंने न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म बताया था. इसके बाद सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये जो दो स्टेटमेंट है, ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने प्रेजेंट किया था? टू बायोलॉजिस्ट, उनका नाम था स्क्लेडन एंड स्क्वैन. द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड. Cell theory was further explained by Virchow by suggesting that all cell arises from pre-existing cell. ओके उसके बाद विर्च्यू आए थे साइंटिस्ट जिन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया था इसको और बताया था कि जो सेल है वो किससे अराइज होती है? हमारी पुरानी सेल से, मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से. सो हाउ मैनी साइंटिस्ट इन्वॉल्व? कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे? स्क्लेडन, स्क्वैन and Virchow. With the discovery of electronic microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. उसके बाद 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो आफ्टर डैट उन्होंने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया और सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कवरी करी. सो यू हैव टू लर्न हाउ मैनी साइंटिस्ट इन्वॉल्व, कितने लोग ने डिस्कवर्ड किया था. पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल देखी थी. देन लीवेनहॉक जिन्होंने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी. आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. देन पुरकिंजे हु डिस्कवर्ड और coined the term protoplasm. Cell theory who gave Scladen, Squan and Virchow. The invention of magnifying lenses lead to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. These organisms which are made up of single cell that are known as unicellular. So after that, according to the number of सेल को दो चीज़ में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. अगर सेल ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और अगर ऑर्गेनिज्म काफ़ी सेल से बना है तो वी से दैट एज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म examples are amoeba and multicellular fungi, plants and animal. सो आपको ये याद रखना है कि हम बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वी हैव टू गिव अ प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर एवरीवन. अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको एग्जाम्पल भी याद है तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि आप उससे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो यू शुड लर्न द एग्जाम्पल हर चीज़ के साथ. अगर हमने यूनिसेलुलर लिखा तो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर? एक एग्जाम्पल हम देंगे. मल्टीसेलुलर है तो क्या एग्जाम्पल है? अब हम इसको रिवाइज करेंगे. व्हाट इज़ यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज़ मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. ये किससे बना रहता है? एक सिंगल सेल से बना होता है. Single cell constitute the structure and the entire function of the organism. Single cell इसमें इतना प्रॉपर, उसके अंदर इतना स्टैमिना रहता है कि वो पूरे फंक्शन को अप्रोप्रिएट तरीके से चला सकता है. एग्जाम्पल अमीबा. नेक्स्ट इज
multicellular. Multicellular composed of many cells. डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन इन दीज ऑर्गेनिज्म, और डिवीजन ऑफ लेबर हम सिर्फ मल्टी सेलर में ही देख सकते हैं, यूनिसेलुलर में नहीं देख सकते क्योंकि वो सिर्फ एक सेल से बना रहता है. एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. नाउ द सेल स्ट्रक्चर. सेल आर मेड अप ऑफ कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल. सेल में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं जिसको मिल के ही वो सेल बनती है. अ सेल इज कैपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. इट इज़ वेरी मच ट्रू कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनके वजह से ही लाइफ पॉसिबल है. अगर एक भी सेल ऑर्गेनल डैमेज हुआ या रप्चर्ड हुआ तो वो सेल क्या होती है, वोर्न आउट हो जाती है, डेड हो जाती है. द स्ट्रक्चर सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम. सारे में जो स्ट्रक्चर होता है हर सेल में वो सेम होता है. दे आर टेलिंग अबाउट द 3 organelle, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These 3 is the prominent one. Okay, very important part of the nucleus, cell. Okay, what are those? Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Cell are made up of component. बेटे ये जो स्लाइड है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू हैव टू मेक अ नोट लाइक दैट. आप अपने रजिस्टर में नोट बना लें और इसको प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक लिखें. मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बायोलॉजी में की पॉइंट्स होते हैं. अगर आप वो की पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू लर्न. आप अच्छे से उसे याद कर सकते हैं और बिना चीज़ों को भूले हुए. आपको हर चीज़ नहीं याद करनी, ओनली की पॉइंट्स यू हैव टू राइट. आप की पॉइंट्स देखेंगे यू आर एबल टू राइट द होल सेंटेंस. सो सेल किससे बना रहता है? सेल ऑर्गेनल से बना रहता है. सेल इज़ कैपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द रिस्पेक्टिव फंक्शन. कैसे पॉसिबल है? अगर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, तब सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे तो सेल प्रॉपरली वर्क कर पाएगा. सेल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और जो हर सेल में पाए जाते हैं दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा. क्लियर? What is cell made up of? The shape and size of cell are related to specific function they perform. You all know very well, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितनी भी शेप हैं और साइज़ हैं सेल के, चाहे वो हमारा वो मसल सेल हो, चाहे वो हमारा ब्लड सेल हो, तो उनका जो शेप और साइज़ रहता है वो इसलिए ऐसा रहता है क्योंकि उसका फंक्शन जो उनको परफॉर्म करता है वो स्पेसिफिक होता है. फंक्शन उनका फंक्शन वैसे ही होता है जैसे उनका शेप एंड साइज़ होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, उनका शेप एंड साइज वेरी करता है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, particularly for a particular type of cell. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of living or form. तो हर सेल का एक प्रॉपर पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हमारी मसल सेल है, उनका अलग फंक्शन होता है. हमारी नर्व सेल है, उसका अलग फंक्शन होता है. ब्लड सेल्स आई हैव डिफरेंट फंक्शन. तो हर चीज़ें जो हर सेल होती है वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए वो अलग शेप एंड साइज़ की होती है. दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. द ह्यूमन बॉडी हैज़ द हार्ट टू पम्प ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. इसी तरह हमारे ऑर्गन सिस्टम भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं एंड दे हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन. लाइक दैट ओनली ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो. जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग ब्रांच होती है कि उनको ये काम करना है, उनको ये काम करना है, उनको ये काम करना है. तो डैट इज़ फॉर देम कि उनको ये काम करेंगे तो पूरा लाइफ. बट
दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक भी सेल ऑर्गेनल डैमेज हुआ, मैंने बताया, या डैमेज हुआ, रप्चर्ड हुआ, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और डेड हो जाएगी। These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have some organelles, no matter what their function is or what organism they are found in. What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? We saw above the cell has a specific component called organelles. अभी हमने पढ़ा कि उनके अंदर specific component होते हैं जिसे organelles कहते हैं. So there are 3 distinct features होते हैं. That is very important, known as plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ये बहुत ही important part है, structure है सेल के. हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे. हम पहले एनसीईआरटी में इसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक में. देन विल डू द अगेन रिवीजन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो आपको किस तरीके से याद करना है मैं वो भी बताऊंगी आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. whatever the underline part, मैं जो भी आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ, यू हैव टू मेक अ नोट. आप उसको बना सकते हैं नोट्स के तरह और उसको रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separate the covering content of the cell. ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और हमारे सेल के कंटेंट को उससे सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन है इसका, अभी आपने पढ़ा व्हाट इट इज़ and up now the function. Plasma membrane allows or permit the entry and exist of some material in and out of the cell. Plasma membrane allow करती है, permit करती है entry या फिर exist कुछ materials की in and out of the cell. ठीक है. It also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore called a selective permeable membrane. इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? Why it is called a selective permeable membrane? There is a question. Okay, write down Q in your notes कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है. Why it is called a selective permeable membrane? Because it allows certain substance to move in and out of the cell. So it is called a selective permeable membrane. Why it is called a selective permeable membrane? Because it allow or permit the entry and exist to some material. कुछ ही substance को enter और exist होने की permission देता है, इसलिए इसको selective permeable membrane कहते हैं. What it is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. What is the function of the cell? So how does the movement of a substance, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है. वो अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को अंदर और बाहर करने में. ठीक है, कुछ सब्सटेंस को, इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है. तो ये कैसे अलाउ करता है, कैसे मूवमेंट होता है? हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, कैसे जाता है? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, कैसे बाहर आता है? तो हेयर आर फ्यू थिंग्स. अब हमने क्या पढ़ा है इसमें? व्हाट इट इज़, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद इसका फंक्शन. अब हम ऐसा 2 प्रोसेस पढ़ेंगे जिससे मूवमेंट होता है. फर्स्ट वन इज़ द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस. Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapter. हमने process पढ़ी है. What is diffusion? वो substance, some substance जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको यहाँ डिफरेंस बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि किसको ऑस्मोसिस कहते हैं और किसको डिफ्यूजन कहते हैं. सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन बिटवीन.
सम सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर. वी सॉ देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस. कैसा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration to a region where the concentration is low. So it is very important. This is the key point. What is diffusion? Diffusion is the movement of a substance like carbon dioxide and oxygen. कैसा मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इज इट क्लियर? तो हम यहाँ ऑस्मोसिस, हमने डिफ्यूजन पढ़ा. डिफ्यूजन में हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. कौन सी चीज़ें, किस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, गैसेस का होता है. कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. कैसा मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है. सो ये डिफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करनी है. बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कि क्या डिफ्यूजन की डिफिनेशन है और क्या ऑस्मोसिस की. तो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन. हम जब डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हम यहाँ गैसेस की मूवमेंट की बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर? गैसेस की मूवमेंट की बात कर रहे हैं. एंड दिस मूवमेंट should be from a higher concentration to a lower concentration. Something similar to this happen in cell when, for example, some substance like carbon dioxide accumulate in higher concentration inside the cell. इसी तरीके से सेल में होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर रहती है. In the cell external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. बाहर कम होती है और सेल में ज़्यादा होती है. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside of the cell, जब तक वहाँ पास डिफरेंस रहता है बाहर और अंदर के concentration में, carbon dioxide start working, it move out of the cell from a region of higher concentration. कहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सेल में, तो वहाँ से निकल करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है जहाँ पास लोअर इन कॉन्सेंट्रेशन है. और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब दोनों तरफ क्या हो, इक्वल ना हो जाए. To a region of lower concentration outside the cell where the process of diffusion, by the process of diffusion. Similarly, oxygen enter the cell by the process of diffusion when the level of or concentration of oxygen inside the cell decreases. ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ भी कम रहता है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव होकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू टिल, जब तक दोनों लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए. Thus diffusion play a very important role in gaseous exchange. प्लीज़ आपको इस चीज़ को मार्क कर लें, इसको लिख लें कि डिफ्यूजन कैसा होता है. डिफ्यूजन play an important role in gaseous exchange between the cell and as well as the cell and its external environment. डिफ्यूजन की बात जब हम करते हैं तो हम gaseous exchange की बात करते हैं from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Now we move toward the next one, that is water. Water also obey the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selective membrane is called osmosis. अब हम जब वाटर की बात करेंगे मूवमेंट की, तो ये जो वाटर का मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट को हम कहते हैं ऐसी मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस. अब हम इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं दिखाएंगे. यहाँ पर किसका एक्सचेंज है, वाटर का. क्लियर? तो दिस इज़ द डिफरेंस. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration
to a region of lower concentration through a selective permeable membrane. आप इसको अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें. Osmosis is a passage of water from a region of higher water concentration through a selective permeable membrane to a region of lower water concentration till equilibrium is reached. in both the case, चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस है, वो तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों जगह इक्विलिब्रियम ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए. तो हमने यहाँ पर देखा ऑस्मोसिस की डिफिनेशन और डिफ्यूजन की डिफिनेशन, दोनों में फ़र्क है बेटा. इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या ऑस्मोसिस है क्या डिफ्यूजन. डिफ्यूजन वी टॉक अबाउट द gases exchange. in osmosis we talk about the passage of water, movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a selective permeable membrane. So this is the definition of osmosis. Is it clear? This is the definition of osmosis. After that we move toward the condition. अब हम देखेंगे कैसी कंडीशन होती है जब हम किसी सेल को रखते हैं सॉल्यूशन, शुगर के सॉल्यूशन में और सॉल्ट के सॉल्यूशन में, सॉल्ट इन वाटर. तो वो कैसे रिएक्ट करता है. 3 थिंग्स कुड हैपन. 3 तरीके के कंडीशन अराइज हो सकते हैं. हम ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें इसके बारे में बताएं. अगर कोई भी चीज़ें कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसको हमें बताएं. ओके, थैंक यू.